हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीजीटी का, तो उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें हमने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो आगे के क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? तो ये स्टेटमेंट है, किसने कहा है? RN ईमानदार, KL शर्मा, B मेहता या V सिंह? आंसर होगा बलवंत राय मेहता। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये स्टेटमेंट जो है ये बलवंत राय मेहता ने दिया है लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के संदर्भ में। तो स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के राज्य में नीति निर्देशक तत्व जो हैं, स्वतंत्रता जब भारत को मिली तो उसके बाद संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो उसमें जो है अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि राज्य पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों से संबंधित बातों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में कहा गया कि राज्य पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वह स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित हो सकें। तो ये बातें जो है अनुच्छेद 40 में कही गई। और अनुच्छेद 40 किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो उसके बाद कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? पंचायती राज मुख्य का उद्देश्य क्या होगा पंचायती राज व्यवस्था का? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और देश के विकास में ग्रामीण भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो इसी संदर्भ में 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, जो यहाँ आंसर है बलवंत राय मेहता, तो इनकी अध्यक्षता में मेहता अध्ययन दल की स्थापना की गई। और उसके बाद मेहता अध्ययन दल ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायती राज को प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। और कब की थी? तो 1957 में। क्वेश्चन नंबर 63, किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है? लुई विर्थ, रॉबर्ट टी पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड या हेनरी मैन? तो ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। और इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम सोरोकिन व जिमरमैन ने किया था। सोरोकिन और जिमरमैन ने। रूरल अर्बन कंटिन्यूम की बात किसने की थी? तो सोरोकिन और जिमरमैन ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया था, लेकिन रेडफील्ड ने इसे परिष्कृत किया। रेडफील्ड ने जो है इस अवधारणा को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, तो इसलिए ये अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की मानी जाने लगी। और यह अवधारणा यह बताता है कि यह ग्रामवासियों और नगरवासियों के बीच सामाजिक संरचना, मूल्यों, धर्म तथा दृष्टिकोण आदि की निरंतरता को प्रकट करता है। क्या करता है? कि यह ग्रामवासियों और नगरवासियों के बीच सामाजिक संरचना, मूल्य, धर्म तथा दृष्टिकोण आदि की निरंतरता को प्रकट करता है तथा इस बात पर बल देता है कि गांव एवं नगर दोनों समूह परस्पर संबद्ध हैं। यह अवधारणा यही बताता है कि ग्राम और नगर दोनों
समूह परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं। इसका तात्पर्य है कि अति ग्रामीण से प्रारंभ होकर नगरीय तक यह सातत्य चलता रहता है। ग्रामीण से शुरू होता है और नगर तक ये सातत्य या कंटिन्यूम चलता रहता है। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन बनता है ग्राम में नगरीकरण, जैसा कि यहाँ पे रूरल अर्बन कंटिन्यूम है, ग्राम नगर सातत्य, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पूछता है कि ग्राम में नगरीकरण यानी कि रर्बनाइजेशन पूछता है, तो ये किसकी अवधारणा है? तो ये गाल्पिन की। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी लोग इसको गलत कर देते हैं कि जब ग्राम नगरीकरण रहेगा तब वहाँ पर गाल्पिन की अवधारणा हो जाएगी। इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में लिखा रहता है रर्बनाइजेशन लिखा रहता है। तो ये लिखा रहता है, लेकिन जब इनका रहता है रेडफील्ड का रहता है तो रूरल अर्बन कंटिन्यूम लिखा रहता है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम में नगरीय सातत्य रहेगा तो रेडफील्ड की अवधारणा रहेगी। और उनसे पहले किसने दिया था? तो सोरोकिन व जिमरमैन ने दिया था। और इसको परिष्कृत करने का काम रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। इसीलिए सामान्यतः ये अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की ही मानी जाती है, रूरल अर्बन कंटिन्यूम। लेकिन ग्राम में नगरीकरण की अवधारणा गाल्पिन ने दी थी। तो ये ध्यान देना है। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एलेक्स इंकल्स, टी.बी. वाटोमोर, एच.एम. जॉनसन या एम. जिन्सबर्ग। तो ये अवधारणा एलेक्स इंकल्स की है। इन्होंने व्हाट इज इन सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी थी। और इनका एक पूछा जाता है क्वेश्चन, काफ़ी पूछा जाता है कि इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में वर्गीकृत किया, या कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं हैं। तो नेट से लेकर अधिकतर, नेट में तो अधिकतर ये क्वेश्चन बनता है कि इनकी कौन कौन से विषय वस्तु के अंतर्गत कौन सा वर्गीकरण नहीं है। तो इन्होंने दिया था एक ऐतिहासिक समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत, एक अनुभवात्मक, एक विश्लेषणात्मक। तो ये 3 वर्गीकरण इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत किया था एलेक्स इंकल्स ने। क्वेश्चन नंबर 65, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। तो ये ऐसा कहना किसका है? माल्थस का, फ्रायड का, किंग्सले डेविस का, मैकाइवर एवं पेज का। तो ऐसा कहना माल्थस का है। माल्थस को जनांकिकी का जनक भी कहा जाता है और इनके सिद्धांत को द्विगुणन का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिए थे तो उनके सिद्धांत को द्विगुणन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनका जन्म 1766 में कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी एक बहुत चर्चित पुस्तक है जिसमें अपना इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो वो पुस्तक इनकी 1798 में प्रकाशित एक निबंध था। तो क्या था? एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये इनका निबंध था। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1798 में। और इसी में इन्होंने जनसंख्या संबंधी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। तो इनका क्या विचार था कि जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर यानी ज्यामितीय श्रेणी में बढ़ती है। जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल या उसको गुणोत्तर रूप में बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती हैं? जैसे कि 1
फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। तो इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। इनका कहना है कि जनसंख्या जो है ज्यामितीय रूप में बढ़ती है, लेकिन जो खाद्यान्न के साधन हैं, जो संसाधन हैं, वो अंकगणितीय रूप में बढ़ते हैं। किस में बढ़ते हैं? तो वो अंकगणितीय रूप में बढ़ते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, मतलब अंकगणितीय रूप में बढ़ते हैं। तो इनका कहना था कि प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या पहले से 2 गुनी हो जाएगी। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कितने वर्षों बाद कहा कि जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो 25 वर्षों बाद। इन्होंने कहा कि यदि कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया तो प्रत्येक 25 वर्ष बाद जितनी जनसंख्या है वह अपना 2 गुना बढ़ा लेगी। अगला क्वेश्चन है, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को, वानप्रस्थ आश्रम को या संन्यास आश्रम को? यहाँ वानप्रस्थ रहेगा। तो या संन्यास आश्रम। तो आंसर होगा गृहस्थ आश्रम। आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण कई जगहों पे मिलता है, कई ग्रंथों में मिलता है आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण। तो एक तो है इसका वर्गीकरण, जो है आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण वशिष्ठ धर्म सूत्र में मिलता है। वशिष्ठ धर्म सूत्र में। तो उनके अनुसार 4 आश्रम बताए गए हैं। तो ब्रह्मचारी 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला जिसमें है ब्रह्मचारी, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है परिव्राजक। इसे ध्यान देना है। अगर ऐसा पूछ ले तो ये किसके अनुसार? तो वशिष्ठ धर्म सूत्र के अनुसार 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है परिव्राजक। तो ये वशिष्ठ धर्म सूत्र के अनुसार है। और छंदोग्य उपनिषद में ये भी क्वेश्चन बना है कि ये छंदोग्य उपनिषद में कितने प्रकार के आश्रम की बात की गई है? तो छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम की बात की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि आश्रमों का वर्गीकरण 4 वर्गीकरण किया गया है 4 भाग में, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन छंदोग्य उपनिषद में 3 ही आश्रम बताए गए हैं, जिसमें पहला है विद्यार्थी, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वैदेगीय तपस्वी। तो ये 3 वर्गीकरण जो है छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। 3 आश्रमों की बात किया गया है। और ऋषि गौतम के अनुसार इन्होंने भी आश्रमों का वर्गीकरण किया है। तो ऋषि गौतम के अनुसार ये 4 प्रकार के आश्रम की बात करते हैं। पहला बताते हैं ब्रह्मचर्य, दूसरा बताते हैं गृहस्थ, तीसरा ये भिक्षु बताते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे। तीसरा भिक्षु बताते हैं और चौथा वैरवानस बताते हैं। वैरवानस, कहीं कहीं वैखानस लिखा रहता है। तो ये 4 आश्रम ऋषि गौतम के अनुसार बताए गए हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में। कहाँ पे मिलता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जबालो उपनिषद में सबसे पहले इन 4 आश्रमों की बात की गई है और इसी में ये 4 आश्रम दिए गए हैं जो कि सामान्यतः माने जाते हैं। पहला ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो यही 4 आश्रम मेनली माने जाते हैं। और इसका उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में हुआ है इन 4 आश्रमों की। और यही सीक्वेंस सही माना जाता है। और यही चारों आश्रमों का वर्गीकरण मनु स्मृति में भी किया गया है। मनु स्मृति में भी किया गया है। इन्हीं चार वर्णों का उल्लेख मनु स्मृति में भी किया गया है और जबालो उपनिषद में भी किया गया है। और यहाँ इन चारों आश्रमों का वर्गीकरण 25-25 वर्ष की आयु के हिसाब से बांटा गया है। तो ब्रह्मचर्य में 25 वर्ष तक की आयु व्यक्ति गुरुकुल में संयमित जीवन व्यतीत करके पूरा करता है। और उसके बाद 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम में, जिसमें व्यक्ति विवाह संस्कार द्वारा प्रवेश करता है और इसी में धर्म, अर्थ, काम और की पूर्ति करता है। जो ये क्वेश्चन बना है कि धर्म, अर्थ और काम का संगम किसे कहा गया है? तो इसे गृहस्थ आश्रम को कहा गया। और इसी आश्रम में रहकर व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करता है और ये विवाह संस्कार द्वारा इस आश्रम में प्रवेश करता है। और यह जो है यह समाज की आधारशिला भी माना जाता है। इस आश्रम को समाज की आधारशिला कहा जाता है। और चौथा है वानप्रस्थ। तो वो 50 से 75 तक, जिसमें कि समस्त कार्यभार व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर गांव और शहर की सीमा पर जाकर कुटिया बनाकर रहता है। किसमें? तो वानप्रस्थ में। और उसके बाद लास्ट है संन्यास आश्रम, जिसमें व्यक्ति 75 वर्ष की अवस्था से 100 वर्ष तक की अवस्था में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? जॉर्ज सिमिल, अगस्त कॉन्ट, इमाइल दुर्खिम, टालकट पार्सन्स। तो स्वरूपात्मक और का जो है जनक संप्रदाय या का समर्थक या जनक कहा जाए तो जॉर्ज सिमिल है। जॉर्ज सिमिल के अलावा बानबीज, टानीज, वीरकांत, मैक्स वेबर, बुगल, रास, पार्क बर्गेस, तो ये सारे लोग जो है ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र के अध्ययन में 2 संप्रदायों को विभाजित किया गया है, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक के जनक जॉर्ज सिमिल माने जाते हैं और समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक सोरोकिन माने जाते हैं। तो समन्वयात्मक संप्रदाय में सोरोकिन आते हैं, जिन्सबर्ग आते हैं, हाबाउस आते हैं। तो ये लोग समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और स्वरूपात्मक संप्रदाय में वानबीज, टानीज, बुगल, रास, पार्क बर्गेस, मैकेंजी, ये सब लोग जो है आते हैं स्वरूपात्मक में। क्वेश्चन नंबर 68। मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, आर के मार्टन, एम ट्यूमिन या टालकट पार्सन्स। तो ये आर के मार्टन की अवधारणा है। मध्यवर्ती सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि मध्यवर्ती सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन समाज विज्ञानों में सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी.एच. मार्शल ने किया था। टी.एच. मार्शल ने समाज विज्ञानों में कब किया था? 1940 में। लंदन में विश्वविद्यालय के एक अधिष्ठाता पद का भार ग्रहण करते समय इन्होंने अपने उद्बोधन में किया था इस शब्द का प्रयोग। मध्यवर्ती सिद्धांत का विचार जो है इन्होंने लंदन में 1940 में, तो उसके विश्वविद्यालय के ये अधिष्ठाता पद का ये जब पदभार ग्रहण कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने अपने स्पीच में इसका उल्लेख मध्यवर्ती सिद्धांत की बात इन्होंने किया था। और इस विचार को आर के मार्टन ने, जो ये रॉबर्ट किंग मार्टन हैं, तो इन्होंने विकसित किया, इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और यह सिद्धांत जो है मध्यवर्ती सिद्धांत सूक्ष्म सिद्धांत और अनुभवजन्य
अनुसंधान को एकीकृत करने के उद्देश्य से समाजशास्त्रीय सिद्धांत के लिए एक दृष्टिकोण है। मध्यवर्ती सिद्धांत क्या है? तो ये जो है सूक्ष्म सिद्धांत और अनुभवजन्य अनुसंधान को दोनों को एकीकृत करने के उद्देश्य से समाजशास्त्रीय सिद्धांत के लिए एक दृष्टिकोण है मध्यवर्ती सिद्धांत। और इसके बारे में एक विद्वान हैं एम रॉस। तो ये जो है इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? सीमित सिद्धांत कहते हैं। रॉस जो हैं इनके मध्यवर्ती, रॉबर्ट के मर्टन के मध्यवर्ती सिद्धांत को सीमित सिद्धांत कहते हैं। ये ध्यान देना है कि सीमित सिद्धांत कहते हैं। तो मर्टन ने सूक्ष्म सिद्धांत और अमूर्त अनुभववाद के बीच का रास्ता अपनाया। जो इनके रॉबर्ट के मर्टन की ये मिडिल रेंज थ्योरी है, मध्यवर्ती सिद्धांत है, तो इसमें इन्होंने सूक्ष्म सिद्धांत और अमूर्त अनुभववाद के बीच का रास्ता इन्होंने अपनाया और मध्यवर्ती सिद्धांत के प्रयोग का सुझाव दिया। किसने? रॉबर्ट के मर्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? एल फेरिस, आगबन एवं निमका, थॉमस एवं नैनकी, इलियट एवं मैरिल। तो ये ऐसा कहना इलियट एवं मैरिल का है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधिक को किसने दो भागों में विभाजित किया? ये अपराधियों का वर्गीकरण है, एक आकस्मिक और दूसरा दीर्घकालिक। तो किसने ये दो भागों में विभाजित किया है? अलेक्जेंडर एवं स्टाव, हेंडरसन, सदरलैंड या किंग्सले डेविस। तो आंसर होगा अलेक्जेंडर एवं स्टाव ने ये वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 71, नातेदारी शब्दावलियों को दो भागों वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? तो एल.एच. मॉर्गन, जी.पी. मर्डॉक, रॉबर्ट लॉबी या रेडक्लिफ ब्राउन। तो वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी का विभाजन एल.एच. मॉर्गन ने किया, लुइस हेनरी मॉर्गन ने किया था। वर्णात्मक और वर्गात्मक, और इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम मॉर्गन ने ही नातेदारी व्यवस्था का उल्लेख किया था। नातेदारी की अवधारणा सबसे पहले एल.एच. मॉर्गन ने किया था। और हमारे भारत में इरावती कर्वे को नातेदारी की अवधारणा के संदर्भ में जाना जाता है। और जी.पी. मर्डॉक ने भी नातेदारी पे किया है। इन्होंने नातेदारी की श्रेणियों का दिया है कि कितने प्रकार की श्रेणियों को विभाजित किया जाता है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी की बात करते हैं। जिसमें प्राथमिक में 8 प्रकार के नातेदार बताते हैं और द्वितीयक में ये 33 प्रकार के नातेदार बताते हैं और तृतीयक में 151 प्रकार के। लेकिन ये वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी, ये दो भागों में विभाजन ये मॉर्गन का है। वर्णात्मक से तात्पर्य है कि जो एक शब्द एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम वर्णात्मक कहते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी कहते हैं हम। तो जैसे कि पिताजी या माँ, तो हम जो है पिताजी को पिताजी एक ही लोग को पिताजी कहेंगे, बाकी लोगों को हम पिताजी नहीं कहेंगे। और माँ हुआ तो माँ भी एक ही लोग को कहेंगे। लेकिन वर्गात्मक में क्या होता है, क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, तो इसमें एक शब्द का संबोधन कई लोगों के लिए किया जाता है। जैसे अंकल का प्रयोग चाचा, मामा, ताऊ, फूफा सबके लिए हम अंकल बोलते हैं, तो वो वर्गात्मक के अंतर्गत आएगा। लेकिन वर्णात्मक में एक ही शब्द का प्रयोग एक ही लोगों पे किया जाता है और वर्गात्मक में एक शब्द का प्रयोग कई लोगों के लिए किया जाता है। यही डिफरेंस है दोनों में।
अगला क्वेश्चन है, परिहास शब्द किनके मध्य पाए जाते हैं? परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता एवं पुत्री या जीजा एवं साली? तो जीजा एवं साली के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। परिहास परिहास की अवधारणा किसकी है? तो ये रेडक्लिफ ब्राउन की है। एक परिहार आता है, एक परिहार की अवधारणा तो वो टायलर की है, लेकिन परिहास की अवधारणा ये रेडक्लिफ ब्राउन की है। समाज बनता है व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से या समितियों से? तो हम सभी जानते हैं कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है और यह व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। समाज शास्त्र शब्द की खोज कब हुई? सोशियोलॉजी शब्द की खोज कब हुई? तो ये जब ये क्वेश्चन पेपर ये बना था, एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत दे दिए गए थे, लेकिन इसका सही आंसर 1938 माना गया था, जबकि ये 1838 होना चाहिए। तो 1838 में अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द की खोज की थी। उससे पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स नाम को रखने का सुझाव दिया था कॉम्ट ने, लेकिन इसे एक बेल्जियम के क्वार्टलेट महोदय थे जिसे उन्होंने उसका उपयोग कर लिया था पहले। तो इन्होंने कॉम्ट ने इसको फिर से समाजशास्त्र नाम दिया। कब दिया? तो 1838 में। इस शब्द के लिए इसीलिए इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, अगस्त कॉम्ट को। तो ये ऑप्शन में 1938 ही था, तो इसलिए यहाँ पे 1938 ही लिखा गया है। यही सही माना गया था आयोग के द्वारा, लेकिन 1838 होगा। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर? तो सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो किंग्सले डेविस, और ये मूर भी थे। तो ये दोनों लोग ने सामाजिक स्त्रीकरण में प्रकारात्मक सिद्धांत को दिया था। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं? तो किंग्सले डेविस, मैकआइवर, पेज एवं जिन्सबर्ग या आगमन एवं निमकाफ? ये स्टेटमेंट आगमन एवं निमकाफ का। और ये स्टेटमेंट इतना बार, मतलब ये 2-3 पीजीटी के ही एग्जाम में 2 बार बन चुका, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और रिपीट हुआ और विवादित भी था ये क्वेश्चन। और काफ़ी विवादों के बाद भी आयोग ने यही आंसर सही माना था, क्योंकि 2016 का जो फॉर्म फिल हुआ था, हालांकि एग्ज़ाम जो है जाके 2020 में हुआ था, 2019-20 में हुआ था, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन बना था और काफ़ी विवादित था। इस पे काफ़ी आपत्तियां लगी थी, लेकिन फाइनल आंसर की आगमन एवं निमकाफ को माना गया था। और सेम यही परिभाषा और यही क्वेश्चन जो है आके 2021-22 वाले एग्ज़ाम में, पीजीटी के एग्ज़ाम में, यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में बना ये क्वेश्चन। और वहाँ भी आपत्तियाँ लगाई गई, विवादित था ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन न डिलीट हुआ, न इसका आंसर बदला, और यही आंसर आगमन एवं निमकाफ माना गया। जबकि घटना चक्र में कोई और आंसर है, जेम्सन करके है या कुछ करके है, तो जोन्स करके है, लेकिन वो सब नहीं माना गया, यही फाइनल माना गया था। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? उत्कृष्ट कोटि का मतलब अच्छी कोटि का विवाह नहीं कहा गया है। तो ब्रह्म विवाह या दैव विवाह या गांधर्व विवाह या आश्र विवाह? तो गंधर्व विवाह को उच्च कोटि का विवाह नहीं कहा गया है, क्योंकि 4 प्रकार के विवाह को उत्कृष्ट श्रेणी में रखा गया है और 4 प्रकार के विवाह को मतलब निकृष्ट श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो 4 प्रकार के जो विवाह हैं उसमें दैव विवाह, ब्रह्म विवाह,
ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आश्रय विवाह। तो ये चार चार प्रकार के विवाह उत्कृष्ट श्रेणी या उच्च कोटि के माने जाते हैं। और निम्न कोटि की श्रेणी के विवाह राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और गंधर्व विवाह को माना जाता है। राक्षस, पैशाच और असुर विवाह भी है। तो ये चार प्रकार के विवाह निकृष्ट श्रेणी के अंतर्गत और चार प्रकार के विवाह उच्च श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और एक प्रजापत्य विवाह, ये चार प्रकार के विवाह हैं। क्वेश्चन नंबर 78, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता है अब वह ऐसा नहीं माना जा रहा है। तो ये परिभाषा है, ये परिभाषा किसकी है? AR देसाई की, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास या SC दुबे। तो आंसर होगा MN श्रीनिवास। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता है था अब वह ऐसा नहीं माना जा रहा। तो ये MN श्रीनिवास ने कहा था। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समुदाय से, समिति से, संस्था से या उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो समिति से। ऐच्छिक सदस्यता किसमें होती है? समिति में होती है। निम्नलिखित में प्रकारवाद के अध्ययन से कौन जुड़ा है? अगस्त कॉन्ट, पैरेटो, RK मार्टन या E वोगार्ड्स। तो अब प्रकारवाद के अध्ययन से कौन जुड़ा है? रॉबर्ट के मार्टन। रॉबर्ट के मार्टन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया था? मैलिनोवस्की ने किया था, मार्टन ने किया था, स्पेंसर ने या दुर्खीम ने। तो प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार की बात रॉबर्ट के मार्टन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा, नहीं पूछा है। हाँ, अभी आगे हमने देखा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन से व्यक्ति संबंधित थे। यहाँ पे पूछा है नहीं है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो जॉर्ज सिमेल, LT हाबहाउस, एफ्टोनिज या वानबीज। तो हाबहाउस संबंधित नहीं है क्योंकि ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। और बाकी जो लोग हैं वो सब स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 83, किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? RK मुखर्जी, DP मुखर्जी या DN मजूमदार। तो बंद वर्ग के किसने कहा है? DN मजूमदार ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 84, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति, शक्ति या उपयुक्त सभी। तो ये सभी माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ग्रीन, वेबर, मैकाइवर, पेज या जॉनसन। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? मैकाइवर पेज ने। और प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग, तो ये ग्रीन की अवधारणा है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये ग्रीन की है, लेकिन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की बात रहेगा तो वो मैकाइवर पेज की। सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? सीमेल ने, वर्गेस ने, रास ने या वानवीज ने। तो ये वर्गेस ने। क्वेश्चन नंबर 87, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं मनुष्य निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, अर्जित या प्रदत्त। तो आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं तो वो अर्जित होती हैं। और प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात किसने किया था? तो रॉल्फ लिंटन महोदय ने किया था, अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में किया था। क्वेश्चन नंबर 88, मार्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 7 प्रकार। तो ये 5 प्रकार, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका क्रम पूछ लेता है कौन सा है। तो ये 5 प्रकार की बात करते हैं।
गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है? R.H. लॉबी, ऑस्कर लेविस, जॉन रेक्स या गुन्नार मिंडल। तो ये गरीबी की संस्कृति, पॉवर्टी ऑफ कल्चर की अवधारणा ऑस्कर लेविस की है। ये बताते हैं कि जो ये गरीबी है ये कोई ऐसा देन नहीं है, किसी का देन नहीं है, ये खुद मतलब ये लोग एक धारणा अपनी बना लेते हैं कि हम आज गरीब हैं तो हम ये हमारी किस्मत है, इसी वजह से हम गरीब हैं और ये गरीबी हमारी कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि ये भगवान की देन है। तो इन्होंने अपना अध्ययन किया था मैक्सिको शहर में जाके, गंदी बस्तियों का इन्होंने अध्ययन किया था, तो वहाँ पर यही पाया था कि लोग की धारणा ही यही रहती है कि हम गरीब हैं और ये ईश्वर का प्रकोप है जिस वजह से हम गरीब हैं और ये हमारी गरीबी कभी ख़त्म नहीं होगी, यही हमारा नसीब है, यही हमारा भाग्य है। और यही धारणा उनके बच्चों में भी विकसित होती चली जाती है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति जो है ये उनकी संस्कृति बन जाती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में संचरित होती जाती है। मतलब ये उसको ये अपना मान लेते हैं कि ये हमारा जो है यही हमारा भाग्य है, तो ऐसे मानते जाते हैं और ये उनके ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती रहती है। तो इसी को ये कहते हैं गरीबी की संस्कृति, ऑस्कर लेविस। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने दिया? तो रेडफील्ड ने, क्रोबर ने, डेनियल थॉर्नर ने, एम.एन. श्रीनिवास ने। तो ये डेनियल थॉर्नर ने। मालिक, किसान और मजदूर। क्वेश्चन नंबर 91, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? परिवार, स्कूल, पड़ोस, बच्चों का खेल समूह। तो स्कूल इन्होंने शामिल नहीं किया है, ये द्वितीयक समूहों में शामिल किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 92, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो ये चार्ल्स कूले के द्वारा। चार्ल्स कूले और बर्नार्ड, इन दोनों ने चेतन और अचेतन के रूप में वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 93, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकारात्मक साहचर्य है। तो ये परिभाषा किसकी है? ये W.E. मूरे की परिभाषा है। कहीं कहीं जोन्स भी रहता है लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ये मूरे ही सही है। जाति का आधार क्या है? जाति का आधार जन्म है। समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। यह किसने कहा है? यह परिभाषा है तो ये E.S. बोकार्ड्स की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 96, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये इमाइल दुर्खीम जी का है। क्वेश्चन नंबर 97, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से या अपने मृत भाई की विधवा से। तो यही सही है, इसको लेवीरेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो इस सिद्धांत का समर्थक लैम्ब्रोसो हैं। और सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा दी है। जैसा कि ये कहते हैं कि अपराधी जो जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि समाज के द्वारा सामाजिक प्रवृत्तियों में साथ रहकर साहचर्य, विभेदक साहचर्य का इन्होंने सिद्धांत दिया। तो वो ये कहते हैं कि समाज के साथ लोग समाज में ही रहकर सीखते हैं, अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, जन्मजात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो इमाइल दुर्खीम जी ने किया। किसने किया है? इमाइल दुर्खीम जी ने। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है। तो जिसमें घनिष्ठता नहीं होती है उसको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी 125 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।